अच्छा सर, अब एक और पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये विंटर 2020 का सवाल है जिसमें उसने कहा था कि भाई आप पहले ये बताएं कि इस सिचुएशन में आपको कौन कौन से रिस्क नज़र आते हैं और फिर उन रिस्क के अगेंस्ट में आप क्या काम करेंगे, ये दोनों चीज़ें। तो इस वीडियो का एक पार्ट मैं अपलोड करूंगा रिस्क असेसमेंट में क्योंकि वी आर असेसिंग द रिस्क, और इसी वीडियो का एक पार्ट मैं रिस्पॉन्सेस में अपलोड करूंगा, सही जी, तो आगे आप साइमल्टेनियसली इसको देख सकें। खैर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यू आर द ऑडिट मैनेजर एट हारून रहीम एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ फिट बिड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2020। अच्छा देखें, रिस्क असेसमेंट के सवाल में आपने ये बखूबी याद रखना होगा कि आपने जब अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है एंटिटी की, सही जी, इन्वायरमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की, जब आप इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, समझते हैं, तो आपको वो समझ के पता लगता है कि भाई इदारे में कहाँ कहाँ मसला हो सकता है। लेट से आपने समझा कि एंटिटी इंपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट करना ये एक समझ है कि एंटिटी के ऑपरेशंस क्या हैं, बट आपको यहाँ से ये पता लगता है कि भाई अगर एंटिटी इंपोर्ट करती है तो व्हाट कुड गो रॉन्ग, गलती क्या हो सकती है। भाई गलती ये हो सकती है कि जो एंटिटी इंपोर्ट कर रही है तो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर जो एक्सचेंज रेट यूज होगा वाइल रिकॉर्डिंग एनी आइटम इनटू प्रेजेंटेशनल करेंसी, तो वो गलत हो सकता है। मैं कहता हूँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो आप जब समझते हैं तो आपको पता लगता है। एक और चीज़ सुने, फिर मैंने कहा कि भाई अगर एक कंपनी है, लेट से टीसीएस कंपनी है, सही जी, जो कोरियर सर्विसेज देती है, आपको इन्वायरमेंट से पता लगा कि भाई फ्यूल प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो फ्यूल प्राइसेस ऊपर गए हैं तो आपका खर्चा होगा, रिस्क होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कहीं यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं इस कंपनी के वो कम हुए हों, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है वो भी ऊपर जानी चाहिए। तो ये सॉर्ट ऑफ रिस्क होते हैं जो आपको एनवायरनमेंट से कुछ बातें पता लगती हैं, आप उसको लिंक करते हैं कि व्हाट कुड गो रॉन्ग इन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हुआ होगा, आई एम सेइंग कि हो सकता है। फिर आप कहते हैं कि भाई फिर गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ, और गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं कि आप जब कहते हैं कि भाई आपके पास कोई सिंगल कस्टमर था, ऐसा कोई इवेंट और कंडीशन, सही, जो कि आपको सोचने में मजबूर करे कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न एंटिटी, तो फिर आप कहते हैं कि भाई हो सकता है कि इसके गोइंग कंसर्न के मसले हों। तो वो भी जब आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तब आपको पता लगता है। बट अगेन अंडरस्टैंडिंग किसकी लेते हैं, एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल की। तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्वायरी से मिलती है, वो सवाल में दी भी होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ लिंक करना होता है कि भाई क्या गलत हो सकता है। तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इसके अंदर परफेक्शन आएगी। आए जी आगे देखते हैं। हमने कहा कि भाई ईयर एंड हमारा है ये 30 नवंबर 2020। अच्छा, ये एक लिस्टेड कंपनी है, याद रखिएगा जब भी लिस्टेड कंपनी होती है तो फिर देयर इज अ प्रिज्यूम रिस्क कि भाई ईपीएस मेंटेन करनी होती है, सही है जी। एंड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिटनेस इक्विपमेंट, ये इसके हैं ऑपरेशंस, ये इसके हैं ऑपरेशंस, यहाँ पे लिख देते हैं फिटनेस इक्विपमेंट, ये इस कंपनी के हैं ऑपरेशंस, सही जी, ये ऑपरेशन से कंपनी के। एंड रिलेटेड एसेसरीज, एफबीएल सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री, सही है, थ्रू अ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचता है। ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली एंटिटी की। अच्छा, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये दिए हुए 30 नवंबर 2020 के। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट आपका जो है ऑल टुगेदर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। चलें जी, रेवेन्यू फ्रॉम सब्सक्रिप्शन प्लान, यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम लॉन्च हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर ये जीरो था। आप नीचे देखते हैं क्या बताता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आपका इंक्रीज हुआ है। अच्छा देखें, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके एनालिटिकल प्रोसीजर हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हैं, रेशियोज निकालते हैं, करंट ईयर को लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पीपी देखूँ तो वो डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन होगा या कुछ बेचा होगा, जो भी है। इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, जब भी आप इंटेंजिबल्स की बात करते हैं तो आप ये मद्देनजर रखिएगा कहीं कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नहीं है, और अगर कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको लगे तो यहाँ पे एक हमेशा रिस्क होता है कि आपकी जो रिसर्च है, सही है जी, गलती से वो कैपिटलाइज ना हो गई हो, सही जी, रिसर्च कैपिटलाइज ना हुई हो, ये हमेशा आपका रिस्क रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट की कंडीशंस मीट नहीं हुई हो, IS 38 के हिसाब से, फिर भी वो कैपिटलाइज हो गया हो,
तो ये दो बातें आपने दिमाग में रखनी है। इसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अच्छा जब भी आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर की बात करेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पे क्यों आ गया भाई, इसको यूँ कर लेते हैं, सही जी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि IFRS 15 के हिसाब से, सही जी, ये आपकी बन जाती है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि अब तक आपने इसको अर्न नहीं किया। एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे सेटल होती है तब ये रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है। तो भाई आपका तो खर्चा और रिस्क ये होगा कि ऐसा तो नहीं है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कि आपने जो पैसे एडवांस में लिए यू माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट अमाउंट एज अ रेवेन्यू। आप बैठे हुए घर पे सोच रहे होंगे सर ये इंक्रीज तो हुआ है, रेवेन्यू कैसे मतलब हमारा इंक्रीज हो गया, ये तो लायबिलिटी में पड़ा हुआ। नहीं भाई, हो सकता है इससे भी ज़्यादा पैसे आए हों, उसको मैं अपने रेवेन्यू में लेके जा चुका हूँ जबकि लेके जाना नहीं हो। तो यही आपका रिस्क है। इसको फिर आप ऑडिट करेंगे तो वो ऑडिट करेंगे तो वो प्रोसीजर्स हैं उसके, बात क्लियर है। अच्छा भाई, फिर आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। अच्छा इन्वेंट्री जो आपकी इंक्रीज हो रही है, अब इसमें COGS नहीं गिवन है, अगर COGS गिवन होती तो मैं ऑल टुगेदर इन्वेंट्री डेज निकाल लेता, पर ऑल टुगेदर याद रखिएगा आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। आगे जी, फिर कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, अच्छा हमारा जो ईयर एंड है वो 30 नवंबर है, सही है जी, एक महीने पहले, सही जी। ड्यू टू द फॉल्टी पैड यूज इन द न्यू मैन्युफैक्चर्ड फिटनेस इक्विपमेंट 60 एक्सीडेंट्स वर रिपोर्टेड वेयर FBL हैड पेड अ कंपनसेशन एग्रीगेटिंग ₹30 मिलियन। अच्छा भाई 60 एक्सीडेंट हुए हैं जिसके अंदर हमने को 30 मिलियन की अमाउंट पे की है। अच्छा अब जब ये वाली बात हुई ना, ये वाली जब बात हुई है कि ये हमारे पास एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो ये भी तो आपने अंडरस्टैंडिंग ली ना, आपको इन्वायरमेंट से पता लगा, आपको इदारे के किसी बंदे ने बता दिया, आपने अंडरस्टैंडिंग लिया। अच्छा जब आपको ये पता लगा कि ये फैक्ट हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, तो इससे व्हाट कुड गो रॉन्ग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप कहेंगे भाई इसकी वजह से आप ये कहेंगे रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स। हाँ भाई, रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, हमने कहा भाई यहाँ पे लिखते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स, यानी हमारा रिस्क है कि हमारे जो क्लेम्स हैं, सही है जी, क्या वो अंडर स्टेट तो नहीं हुए हुए, यानी ऐसा तो नहीं है कि भाई और भी क्लेम्स आए और हमने रिकॉर्ड ना किए हों। और एक तो क्लेम्स की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क है और दूसरा कंटिंजेंसीज के नॉन डिस्क्लोजर का रिस्क है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने केस फाइल किया हो और वो हमने डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं रिकॉर्ड किया हो या डिस्क्लोज किया हो। तो दो बातें कि अगर मैंने फॉल्टी प्रोडक्ट्स सप्लाई किए हैं तो उससे हुआ है एक्सीडेंट, मैं कंपनसेशन ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो भाई मेरा रिस्क तो ये है ना कि हो तो सकता है ऐसा कि और भी क्लेम्स आए हों, मैंने एंटरटेन ना किए हों और किसी ने केस किया हो, वो केस चल रहा हो, वो मेरे FS में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज ना हुआ हो। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो आप इदारे में जब जाते हैं ऑडिट करने के लिए तो आपको पता लगता है, तो आप अवेयर रहते हैं। तो यहाँ पे भी अवेयर रहो, यहाँ पे भी लिखो वो बातें। आगे फिर वो कहता है अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट the sale of this equipment was immediately suspended until the matter was resolved in a month's time. The entire compensation amount paid to the customer has been reported in the financial statements as receivable from the supplier. अच्छा एक और बंड वो बोल रहा है जो हमने कंपनसेशन पे की है आगे वो हमने रिसीवेबल बुक कर लिया सप्लायर से एज इफ के मुझे वारंटी क्लेम हो जाएगी। भाई आप तो अपना एसेट रिकॉर्ड तब करते हैं जब वो वर्चुअली सर्टेन हो। वर्चुअली सर्टेन का मतलब है कि आपको पैसे मिल जाएं। वर्चुअली सर्टेन का मतलब क्या है मेरे बच्चों? आपको पैसे मिल जाएं। तो भाई मेरा भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो सर्टेन ही नहीं है ना। आप कौन होते हैं कि आपने जाके उससे रिसीवेबल बुक कर लिया, अपनी इनकम बुक करके बैठे हुए हो। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम रिसीवेबल फ्रॉम दी सप्लायर एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो आपने अपनी बिला वजह इनकम को रिकॉर्ड किया हुआ है, अपने एक्सपेंस में उसको नेट किया हुआ है, जो कि होना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ से जो चीज़ निकल के आती है सामने वो ये है कि अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट सेल ऑफ दिस इक्विपमेंट वाज इमीडिएटली सस्पेंडेड। यानी अब जो ये मैंने इक्विपमेंट अपने पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में रखे हुए हैं, ये इक्विपमेंट
जो मैंने अपने पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में रखे हुए हैं, तो उस पर क्या हो सकता है मेरे पास, एनआरवी लॉस। अब देखें इसी पैराग्राफ से मुझे कितने रिस्क फैक्टर मिल गए जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। मोटी मोटी बात कर लेते हैं। पहला रिस्क ये है कि जो मैंने सेल की है इक्विपमेंट्स की वो फॉल्टी थे, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एक्सपेंस एंड अनडिस्क्लोज कंटिजेंसीज। ये दो बातें कर ली मैंने। तीसरा केस ये है कि भाई जो मैंने इस इक्विपमेंट की सप्लाई रोकी है तो वो अभी भी तो फॉल्टी होंगे ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ देयर इज अ रिस्क दैट एप्रोप्रिएट एनआरवी लॉस माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। होना चाहिए था, ये आपने अवेयर रहना है। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं। इसके अलावा बात ये है कि भाई मैंने अपने सप्लायर से क्लेम बुक किया हुआ है एंड claim should only be recognized, asset should only be recognized when it is virtually certain या certain that you will recover। तो यहाँ पे तो पता ही नहीं है, तो आपका रिस्क है। देखो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे शक है आपको, तो आपने फिर टारगेटेड जाके बात करनी है। और ये बात करनी है टारगेटेड जाके तब बात करोगे जब मेरे बच्चों को पता होगा कि मसला क्या चल रहा है। बात क्लियर है? आज ही आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है इन जनवरी 2020 FBL launched a mobile application that generates a personalized exercise and diet plans considering an individual's user physical and medical condition। अच्छा, जो आजकल यूजुअली एप्स भी आती हैं। The application has received an overwhelming response. A large number of domestic and foreign customers subscribed for it. Following information is available in this report। अच्छा, पहले तो ये कि जब मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है तो उसमें मैंने रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों खर्चा किया होगा। वो ये रहा जो मैंने आपको बताया। देखो लिंक हो रही है ना, चीज़ें लिंक हो रही है। नहीं ये हुआ है तो मेरे एफएस में आई है, ये हुआ है तो मेरे एफएस में आई है। तो क्या ये खर्चा होगा कि देयर इज अ रिस्क दैट द कंपनी माइट हैव इनएप्रोप्रिएटली कैपिटलाइज्ड द अमाउंट व्हिच शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। इनएप्रोप्रिएटली कैपिटलाइज करके बैठे होंगे जबकि कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए उसको। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद फिर हमने कहा इसके बाद the application has received an overwhelming response in large number of domestic and foreign customers। अच्छा, when you talk about the foreign customers, there's a risk, of using incorrect एक्सचेंज रेट। रिस्क है ना कि रेट गलत यूज हो गया हो। अच्छा जी, आगे अब आगे लिखते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट। एप्लीकेशन वॉज डेवलप्ड इन हाउस विद द सपोर्ट ऑफ लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस। और देखो एप्लीकेशन अगर इन हाउस डेवलपर्स ने बनाई है तो हमने ये भी तो देखना है ना कि ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए फिर भी हो गई हो। वही मैंने ऊपर बात कही। ईच कस्टमर हैज़ एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब बाय एनुअल और एनुअल प्लान, यानी भाई उनके पास या तो सेमी एनुअली है या तो फिर एनुअली है। इसके बाद ऑल द सब्सक्रिप्शन प्लान्स आर पेड इन एडवांस। तो सर जब पेड इन एडवांस है तो तभी तो मेरा यहाँ पे देखें ना एडवांस फ्रॉम कस्टमर इंक्रीज हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क कि जो एडवांस रिसीव हुआ है वो इनएप्रोप्रिएटली रेवेन्यू के तौर पे हो सकता है कि रिकॉग्नाइज हो गया हो। आगे देखते हैं जी। However, each subscriber has an option to cancel the plan within 30 days and claim the refund of the entire subscription amount। अच्छा, अब याद रखिएगा, अब यहाँ से मैं एक चौरंगी निकालता हूँ IFRS 15 की। IFRS 15 की नहीं किया तो आप प्लीज़ करेंगे, वो रिवाइज करेंगे और आगे करेंगे हमारे साथ। अच्छा भाई, IFRS 15 ये कहता है, IFRS 15 ये कहता है कि आप जब अपने गुड्स सामने वाली पार्टी को सेल करते हैं और इस कंडीशन पे सेल करते हैं, चाहे तो पैसे वापस ले लेना, तो आपने हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से पैसे तो आज ले लिए हैं, रेवेन्यू सिर्फ उतना बुक करना चाहिए आपको जो आपकी हिस्ट्री कहती है कि इतने पैसे इतने क्लेम वापस नहीं आते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इतने पैसे इतने क्लेम वापस नहीं आते। तो ये हिस्ट्री के हिसाब से। और बाकी आप क्या करते हैं सर? बाकी आप डाल देते हैं रिफंड लायबिलिटी में। क्या आपने पैसे तो ले लिए, लेट से आपने $1000 लिए, सही जी, नहीं 1000 रुपये लिए, और आपने कहा भाई 80% ऐसा होता है कि भाई लोग वापस नहीं आते, 20% होता है वापस आते, तो मैंने सेफ साइड के ऊपर उसकी रिफंड लायबिलिटी बुक कर लिया, उसका रेवेन्यू बुक नहीं किया। IFRS के एक्सपेक्ट से ऊपर आपके ऊपर एक चीज़ ये आती है, लागू होती है कि ऑडिटर को ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिफंड लायबिलिटी नहीं बुक की हो या सही नहीं बुक की हो, जो भी उससे रेवेन्यू इफेक्ट हुआ होगा। तो देयर इज अ रिस्क दैट एप्रोप्रिएट रिफंड लायबिलिटी माइट नॉट हैव बीन क्रिएटेड बाय द कंपनी।
might not have been created by the company। तो ये तो हो गए ओवरऑल रिस्क पैरामीटर्स। अब आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि सर अगर ये रिफंड लायबिलिटी है तो हम क्या नजूमी, हमें कैसे पता होगा? भाई एक तो आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे इसकी वैलिडेशन करने के लिए, यानी क्या ये 200 की अमाउंट सही है या नहीं है, इसकी वैलिडेशन के लिए आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं? इसकी वैलिडेशन के लिए आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं? अच्छा, अगेन जिसने इस लेक्चर ये जो लेक्चर मेरा सुन रहा है, इस लेक्चर से पहले प्रोसीजर्स नहीं किए हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो प्रोसीजर्स में ही कवर होगा, वो प्रोसीजर्स में ही कि इसको ऑडिट कैसे करना है। तो आप सिर्फ रिस्क की हद तक भी रहेंगे तो बात क्लियर है, सही जी। मैं तो खाली एक व्यू देने के लिए कि इस पर काम कैसे हो सकता है। भाई मुझे बताओ, मुझे देखना है कि 200 का अमाउंट रीजनेबल है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूँगा पोस्ट ईयर एंड, सही है जी, एक्चुअल रिफंड कितने आए। हाँ भाई, पोस्ट ईयर एंड एक्चुअल रिफंड कितने आए। अच्छा सर, ईयर एंड के बाद अगर एक्चुअल रिफंड मेरे 250 के आए तो मैं अपने लेट से, मेरा ईयर एंड चल रहा है कौन सा, 2020, मेरा ईयर एंड कौन सा चल रहा है, 2020। मसला ये है कि 2020 की अकाउंटिंग सही हुई है नहीं हुई है। तो अगर मैंने 2020 के अंदर जो सेल की थी उसमें से मैं ये 200 की लायबिलिटी अलग करके बैठा हुआ, तो मुझे बाद में पता लगा कि इसमें से 250 आया वापस, तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाके 2020 के सही करूंगा। ये एरर नहीं है, ये ऑडिट हो रहा है, ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, ये ऑडिट हो रहा है, ये अंदाज़ा था, अंदाज़ा चेंज हो गया है। तो सर आप तो कहेंगे बच्चों की तरह वो तो पर्सपेक्टिव जाता है, भाई ये एडजस्टिंग इवेंट है ना। ईयर एंड आपका 30 नवंबर 2020 है, आपको दिसंबर के महीने में पता लग गया कि 250 की क्लेम आ गए, वापस रिफंड आ गए, तो आप क्या करेंगे? आपको पहले ही पता होना चाहिए था ना कि आपने रेवेन्यू, क्योंकि अभी तो ऑडिट नहीं हुआ ना, फाइनेंशियल्स फाइनल नहीं हुए। फाइनेंशियल्स फाइनल तब होंगे जब ये अप्रूव हो जाएंगे डायरेक्टर से और इशू हो जाएंगे पब्लिक में, तभी तो ऑडिट हो रहा है, तभी तो चेक कर रहा हूँ कि ये अमाउंट सही है या नहीं। तो यानी मैं अपने रेवेन्यू को मजीद 50 से रिवर्स करूंगा, कौन से ईयर में जाके, 2020 में, क्योंकि अभी ऑडिट चल रहा है, दिसंबर के बाद ऑडिट टीम आई है। बात क्लियर है? एक तो ये हो गया। अब आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखेंगे, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि हर मंथ का देखें, हर मंथ में जो सेल होती है उसके अगले महीने में कितने रिफंड आते हैं, उसके अगले महीने में कितने रिफंड आते हैं। तो ये ट्रेंड भी आपको बता देगा कि भाई क्या ये अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुई हुई है या नहीं हुई हुई है। बात क्लियर है? फिर वो तीसरी चीज़ कहता है, आप ये भी देख लें कि कंट्रोल्स ओवर एस्टिमेट्स क्या हैं, कि जिस डेटा को यूज करके, सोर्स डेटा को यूज करके, कंट्रोल्स ओवर एस्टिमेट्स, के भाई कौन ऐसा बंदा है, आप किसी बीकॉम पास है तो ये एस्टिमेट नहीं करवा रहे हो, किसी बीकॉम पास है तो एस्टिमेट नहीं करवा रहे हो, कौन इसको रिव्यू करता है कि ये सही हुआ है। तो ये कंट्रोल्स भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब एक बता रहा हूँ कि ये काम कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, सही है। चौथी चीज आप क्या कर सकते हैं, सही है, आप देखेंगे कि भाई सोर्स डेटा यूज्ड to create a refund liability। अच्छा, मैनेजमेंट ने अपनी सिस्टम से रिपोर्ट निकाली, सेल हुई रिफंड आया, सेल हुई रिफंड आया, अगर ये रिपोर्ट गलत निकली तो आपका जो एस्टिमेट है वो भी गलत होगा, तो ये अकाउंटिंग एंट्री भी गलत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इवेल्युएट करो कि जो सोर्स डेटा है जिसको यूज़ करके ये बनाई जा रही है क्या वो सही है या नहीं है। तो ये तो हो गए बेसिक प्रोसीजर। अच्छा, अब एक और चीज़, अब आप कहेंगे कि भाई एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स आपका गलती से रेवेन्यू के तौर पे तो रिकॉर्ड नहीं हो गया, तो भाई आप सिंपल इसमें काम करेंगे ना, फॉर ईच एंड एवरी इनवॉइस यू विल सी कि उसका जो टाइम फ्रेम है जो उसने एडवांस दिया है, और उसने जो एडवांस दिया अगर एनुअली दिया है तो जाहिर सी बात है मुझे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए इसका ओवर द पीरियड, क्योंकि वो बेनिफिट लेगा। तो मैं इसकी कैलकुलेशंस कर लूँगा, रिकैलकुलेट कर लूँगा कि भाई क्या वो जब पैसे रिसीव हुए तो क्या वो एडवांस में थे या नहीं थे, और फिर देखूंगा सब्सिक्वेंटली सैंपल बेसिस के ऊपर कि क्या वो इनकम में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं इंटेंजिबल्स के लिए, तो इंटेंजिबल्स का याद करो, रिस्क मैंने बताया था कि देयर इज अ रिस्क कि इनएप्रोप्रिएटली रिसर्च जो है वो कैपिटलाइज तो नहीं हो गई, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा सैंपल ऑफ एक्सपेंडिचर, ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर लूँगा क्लाइंट से, और मैं देखूंगा, इवेल्युएट करूँगा द नेचर, इंस्पेक्ट करूँगा इनवॉइसेस को, उसके नेचर देखूंगा कहीं वो रिसर्च फेज से तो नहीं है, फिजिबिलिटी स्टडीज होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी वो रिसर्च फेज के, मैं मेक श्योर करूँगा कि वो जो खर्चा है वो क्या हो चुका हो, एक्सपेंस आउट मैं इंश्योर करूँगा बीइंग एन ऑडिटर कि भाई
जो कंडीशंस कैपिटलाइजेशन की होती हैं कि प्रॉपर प्लान हो, फिजिबिलिटी बनी हुई हो, इंटेंशन टू कंप्लीट हो, रिसोर्सेज हो मेरे पास, एबिलिटी टू सेल और यूज हो, और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल, ये सारी कंडीशंस मीट हो चुकी हों। तो ये तो हो गए आपके प्रोसीजर। हम एक एक करके इसको रीड कर लेते हैं कि एग्जामिनर ने क्या किए थे। आगे लिटिगेशन एंड क्लेम, सर ये किससे था, आए देखते हैं। Audit team might not be aware of any further claims filed against FBL despite that fact that the company has paid 30 million damages to the customer। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें भी तो आपको प्रोसीजर करने हैं ना, कि हो सकता है कि मजीद भी क्लेम हो, तो इसको वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स पढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में ऐसा लिखा हुआ होता है कि भाई कभी डिस्कशन, तो मेन डिस्कशन तो वहीं की होगी ना, क्लेम्स वगैरह की, तो वहाँ से भी आपको पता लगेगा कि क्या ये चीज़ें, प्लीज़ सुनिएगा, क्या मुझ पर फर्दर क्लेम्स आए हैं या नहीं आए। आप क्या करेंगे, कंपनी का जो लॉयर है उसको खत लिखेंगे, उसको बोलेंगे भाई आप बताएं कि इन पे कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, तो वहाँ से भी कंप्लीटनेस इंश्योर होती है। आप चाहें तो अपना ओन एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, अपना लॉयर अपॉइंट करें, उससे सजेशन लें कि भाई इस सूरत हाल में इन पर कितनी पेनल्टी आ सकती है। आए देखते हैं। Who will send confirmation request to FBL legal advisor, जो मैंने आपको बताया। Consider engagement auditor expert for assessing the impact, ये भी मैंने आपको बताया। Inquire the management of FBL legal counsel, यानी उसकी जो इन हाउस कोई लीगल काउंसिल है उससे इंक्वायर कर लें। Assess the potential impact of recognizing a charge for disclosing a contingent liability, या तो आप भाई रिकॉर्ड करें या तो डिस्क्लोज करें। Assess whether a penalty may be imposed by FBL by any government authority, कोई गवर्नमेंट की पेनल्टी तो नहीं लग गई है। Verify current and subsequent legal expenses for FBL identification of any damage claim, यानी मैं क्या दूंगा कि भाई अगर मैं ईयर एंड का लेजर उठा के देखूँ और ईयर एंड के लेजर के अंदर एक एक्सपेंस बुक हुआ हो जो कि पिछले साल होना चाहिए था, तो ये कट ऑफ का इशू हो गया, तो वो चीज़ें प्रोसीजर हैं। यानी प्रोसीजर्स तो आपको याद करने ही करने, जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही याद हो जाएंगे। बात क्लियर है। आगे फिर बोले रिटन डाउन इन्वेंट्री, सर ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप फॉल्टी प्रोडक्ट्स रख के बैठे हुए हैं तो वो दैट विल लीड टू NRV टेस्टिंग। अच्छा, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, आप एजिंग रिपोर्ट लेंगे, देखेंगे कोई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, देखेंगे सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के बाद वो कितने की बिकी है। तो जब आपको ये पता लग गया ईयर एंड की बात कितने की बिकी है, तो आपको एक अंदेशा मिल जाएगा ना कि यहाँ पे इन्वेंट्री सही रिकॉर्ड हुई हुई है। तो वो कह रहा है भाई FBL might not be able to sell the affected equipment at the current price levels or witness decline in sale prices, consequently net realizable value of the equipment may lower than its cost। Evaluate the cost of necessary charges required to be made, यानी बोला भाई कॉस्ट टू सेल को वेरीफाई करो, पूछो क्लाइंट से, देखो कि और उसमें कितना खर्चा होगा ताकि वो उससे माइनस हो। Review and test procedures in place for comparing NRV with cost for each item inventory and assess whether the appropriate changes have been made in the light of current situation। Refund liability, मैंने आपको क्या कहा था, इसमें कहा हुआ है इसने कि भाई वो पैसे वापस लेके जा सकते हैं। The customer might return the faulty equipment or FBL may have to recall the sold equipment। Provision for refund liability for cancellation of subscription plan may not be appropriately made। वो कह रहा है obtain management assessment and projections, number of equipment, obtain the number of subscription whose trial period is yet to expire at the end, assess the adequacy of the projection। अच्छा देखें, अब इसमें एक मजे की बात बताऊं, ये जो adequacy of the projection है ना, ये वाली वो कह रहा है ना, असेस करें एडिक्वेसी ऑफ द प्रोजेक्शन अजम्पशन यूज, ये एक जेनरिक बात है। मैंने यहाँ पे आपको डिटेलिंग बताई है, ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये डिटेल है, ये क्या है, जेनरिक है। क्योंकि ऐसी बात है 22 नंबर का सवाल था, उसमें रिस्क भी है, रिस्पॉन्सेज भी है, पर आप पूरा लिखेंगे, जेनरिक नहीं लिख के आना एग्जाम में, अपने आप को सेव करना, स्पेसिफिकली लिखना। आगे वारंटी प्रोविजन, ड्यू टू फॉल्टी पैड्स इन न्यूली मैन्युफैक्चर्ड फिटिंग कस्टमर में वारंटी क्लेम्स, देयरफॉर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन में नॉट बी एडिक्वेट। तो भाई इसके अंदर आप ये देख सकते हैं भाई वारंटी क्लेम आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कितने आए, द वर्किंग देख लेंगे क्लाइंट की जो उन्होंने बनाई है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर, ये भी मैंने बताया था कि इनएप्रोप्रिएटली बुक नहीं होगा जब तक वो वर्चुअली सर्टेन ना हो। द रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर में नीड टू बी रिटन ऑफ अनलेस इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट द अमाउंट विल बी रिसीव्ड। डिस्कस विद द क्लाइंट द बेसिस ऑन विच इट हैज डिसाइडेड टू बुक द रिसीवेबल। Obtain the legal advisor opinion on the matter, notice issued, review correspondence with the supplier, यानी वो कह रहा है कि भाई अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो आप सप्लायर से कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो, उससे बातचीत देख लो, उस बातचीत में आपको लगता है कि वो मान गया तो फिर सही है। और तो आगे देखें, रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट देख लो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई क्या वो जो फॉल्टी प्रोडक्ट होगा तो वापस करेगा, लिखा हुआ है तो तब भी बात सही आती है। अच्छा भाई इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट इंकर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोबाइल एप्लीकेशन में नॉट हैव बीन अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर। Ensure that all research expense has been recorded as a period cost, यानी expense out हो गया हो। Ensure that criteria जो मैंने बताया IS 38 का वो meet हो गया हो। Inquire management of the completion of research phase and commencement of the development phase to evaluate appropriateness, ये इंक्वायरी करने की बात कह रहा है
आप पूछो उससे कि कब कंप्लीट हुआ था, तो वहां से भी आपको अंदाजा होगा किसके बाद से खर्चे क्या होने हैं, कैपिटलाइज होने हैं। फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा भाई, सिंस द कंपनी इज एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ड्यू टू सब्सक्रिप्शन इनकम फ्रॉम फॉरेन कस्टमर्स, गेन एंड लॉसेज ऑन ट्रांसलेशन फॉरेन करेंसी रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिफंड एबिलिटी फ्रॉम द कस्टमर में नॉट बी रिकॉर्डेड करेक्टली, यानी देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट, सादा जबान में भी आप कह सकते हैं। हाँ भाई, रेवेन्यू का रिस्क, revenue from sale of equipment may be misstated. This may be established from the fact that despite there was no sales in the entire month, annual sales revenue from the sale of equipment has increased from the previous year. यानी कह रहा है कि भाई आखिर महीने में तो आपकी सेल ही नहीं हुई है, तो फिर भी पिछले साल के मुकाबले में रेवेन्यू कैसे ज़्यादा हो गया? तो एक ये फैक्टर है कि आपके फॉल्टी गुड्स थे और आपका फिर भी रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि एक महीना तो सेल ही नहीं थी, तो ये भी ओवर स्टेटमेंट की अलामत है। और दूसरी चीज़ देखिएगा, एडवांस जो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज प्लान हमें रिसीव हुआ है इन अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज हो गया होगा एज अ रेवेन्यू, जबकि होना नहीं चाहिए। और सर उसके यही प्रोसीजर है कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना, देख लेना कि भाई पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्यों इंक्रीज हुआ है, क्या वजह थी, एनालाइज कर लेना, कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना। कट ऑफ का मतलब है देखो कि भाई आखिरी रेवेन्यू जो बुक होना चाहिए था और जो पैसे आए थे क्या वो लायबिलिटी में पड़े हुए हैं या रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है। आगे, in respect the sales return after the year end and assess whether they need to be recorded in the current period। अगर देखो सेल्स रिटर्न हुई है यानी उसने रिफंड लायबिलिटी ली है, सेल्स रिटर्न हुई है, तो वो देखो कि सेल्स रिटर्न जो हुई है वो इस साल की सेल्स में से हुई है ना, तो वो तो एडजस्टिंग इवेंट है, आप उसको एडजस्ट करें, अपनी सेल्स को सही करें। तो ऐसा तो नहीं है बिला वजह सेल्स दे चिपका के वो माल वापस आ रहा है तो वो सेल ही नहीं थी भाई, उसको रिवर्स करना है। तो सर ये थे आपके प्रोसीजर्स टूवर्ड्स दीज रिस्क। अगेन देखो यार, सवाल आपके सामने इतना सा है, पर अगर आप इसको खोल के देखें ना तो आपको सब समझ आएगा कि ये फैक्टर्स की वजह से ये रिस्क राइज होते हैं, उसके ऊपर ये काम होता है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोसीजर्स मेरे सीए फाइनल वाले बच्चों आपको याद करने, और जो इन कैफ के बच्चे हैं उनको भी मैं कहूँगा याद करने। बट अगर कैफ वाले बच्चे या सीए फाइनल वाले बच्चे भी प्रोसीजर्स पे नहीं आए, कोई मसले वाली बात नहीं है, याद करके लिखना पड़ेगा तुम्हें। बात क्लियर है? जज़ाकल्लाह।